नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के बारे में जानेंगे। केवाईसी, पीएमएलए और केवाईसी और पीएमएलए से इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं जो जीआईबी में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। केवाईसी जो है आपके डेली बैंकिंग में भी बहुत उपयोगी है। इसका एक क्लियर कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एडवांस में रहें तो यह प्री सैंक्शन का पार्ट होता है, और ऑपरेशन में रहें तो आप डे टू डे बैंकिंग में हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है। KYC guidelines are issued by RBI अंडर सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट। BR एक्ट के 35A के तहत KYC गाइडलाइन RBI के द्वारा इशू किया जाता है। गाइडलाइंस हैव बीन इशूड एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी प्रोविज़न किए गए हैं उनके तहत यह KYC गाइडलाइन जो है इशू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। CFT, कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, यानी कोई वित्तीय आतंकवाद से निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है वित्तीय आतंकवाद से निपटना। और रिस्क मैनेजमेंट, यह तीनों जो है KYC का ऑब्जेक्टिव है। मनी लॉन्ड्रिंग देखिए क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैन be called a process by which money or other assets obtained as proceeds of crime are exchanged for clean money or other assets with no obvious link to their criminal origins। देखिए यह जो लॉन्ड्रिंग शब्द है यह लॉन्ड्री से बना हुआ है। लॉन्ड्री से बना हुआ है। और लॉन्ड्री आपका क्या काम करता है? गंदे कपड़े को धो के साफ कपड़े में, यह लॉन्ड्री है। क्या होता है? गंदे कपड़े आप इसमें डालते हैं और साफ होके साफ कपड़े के रूप में यह निकलता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग उसी प्रकार से, जो गंदा पैसा है, गंदा पैसा किसको कहते हैं? जो क्राइम से कमाया गया हो, जो किसी अपराध से कमाया गया हो, उस पैसे को क्लीन मनी के रूप में बदल देना है। यानी ऐसे मैकेनिज्म का प्रयोग करके, अपने बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग करके जो क्राइम से कमाया गया धन है उसको क्लीन मनी में बदलना, यही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यह इस प्रकार से किया जाता है कि इसका क्रिमिनल ओरिजिन से कोई लिंक नहीं रह जाता है। यानी जो पैसा क्राइम से कमाया गया है उसको इस तरीके से क्लीन मनी में चेंज करना कि यह पता नहीं चल पाए वो कि वह क्लीन मनी जो है क्रिमिनल कोई किसी क्राइम से कमाया गया है। तो यही मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में बी ब्रोकन इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। मनी लॉन्ड्रिंग जो है 3 डिस्टिंक्ट स्टेज में ब्रेक किया जा सकता है। देखिए जब मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेज आते हैं। एक तो प्लेसमेंट होता है, दूसरा लेयरिंग होता है, तीसरा इंटीग्रेशन होता है। इन द प्लेसमेंट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग द मनी लॉन्ड्रर इंट्रोड्यूसेस इलीगल प्रॉफिट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। इस स्टेज में जो मनी लॉन्ड्रर होता है, जो इलीगल गेन होता है, यानी जो भी पैसे क्राइम से कमाए जाते हैं उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है। अब इसे करने के लिए वो डिफरेंट काम करता है। जैसे बिना कोई अकाउंट ऐसा खुलवा लेता है जिसमें उसके बेनिफिशियल ओनर का कुछ पता नहीं होता है, या किसी भी प्रकार का कोई मनी म्यूल्स का उपयोग करके वो ऐसा करता है कि जो भी क्राइम से प्रोसीड कमाया गया रहता है वो फाइनेंशियल सिस्टम में डालता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेज, होता है लेयरिंग। लेयरिंग का अर्थ होता है उस पर लेयर दर लेयर चढ़ाना। आप लेयरिंग नाम से ही समझ जाइए। आफ्टर द फंड्स हैव इंटर्ड द फाइनेंशियल सिस्टम, जब फंड्स जो है फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है तो द सेकेंड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कम्स इन टू प्ले। सेकेंड स्टेज जो लेयरिंग है वह उसका बारी आता है। द लॉन्ड्रर इंगेजेज इन ए सीरीज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फंड्स टू डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर सोर्स। एक बार तो इलीगल मनी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया। इलीगल मनी जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में आता है तो लॉन्ड्रर जो होता है उसका कॉबवेब बनाता है। यानी कभी यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे जगह कर दिया, दूसरे जगह से तीसरे जगह कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब ऐसा उसको घाल मिल कर देगा कि पता नहीं लगेगा कि वह पैसा आया कहाँ से है।
किसी भी तरीके से उसको उसके ओरिजिन को छुपाने के लिए वो इस तरीके से कर देगा कि पता नहीं लग पाएगा कि वो पैसा आया कहाँ से है। तीसरा होता है इंटीग्रेशन, यह जो है फाइनल स्टेज होता है। द लॉन्डर्ड फंड्स आर एक्यूमुलेटेड एंड री इंट्रोड्यूस इन लेजिटिमेट इकोनॉमी। अब जो एक बार प्लेसमेंट कर दिया, फिर लेयरिंग कर दिया, पता नहीं लग पाता वो आया कहाँ से, तीसरे स्टेज में वह इंटीग्रेशन करता है, यानी अब जो है उस पैसे को जो क्राइम से कमाया गया है उस पैसे को इस तरीके से अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है, यानी देश की इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है कि ऐसा लगेगा कि वह पैसा जो है बड़ी ईमानदारी से कमाया गया है, लीगल मनी है। इस तरीके से कमाया गया है वह क्राइम से, लेकिन इस तरीके से उसको देश की इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि लगेगा कि वह लीगल मनी है। तो यह जो है मनी लॉन्ड्रिंग का 3 डिस्टिंक्ट स्टेज होता है। PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ब्राउट इनटू फोर्स with effect from 1 जुलाई 2005 is applicable to all the reporting entities. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA 2002 है, यह सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज पर अप्लीकेबल है 1 जुलाई 2005 से। रिपोर्टिंग एंटिटीज मीन्स बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एन इंटरमीडियरी, ए पर्सन कैरिंग ऑन ए डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई इंटरमीडियरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिपोर्टिंग एंटिटीज। अंडर PMLA एज पर RBI मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 RE सेल अंडर PMLA RBI मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 RE सेल maintain all necessary records of transaction between RE and customer both domestic and international for at least 5 years from the date of transaction। PMLA के अनुसार RBI का जो मास्टर डायरेक्शन है KYC का 2016 का, उसके अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटिटीज को जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एंटिटीज और कस्टमर के बीच में हुआ है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसको कम से कम 5 सालों के लिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से 5 सालों तक के लिए प्रिजर्व करके रखना होता है। प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स pertaining to the identification of the customer and their address obtained while opening the account during the course of business relationship or at least 5 years after the business relationship is ended। मास्टर डायरेक्शन के अनुसार जो भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जो हम डॉक्यूमेंट, जो रिकॉर्ड हम लिए रहते हैं, उसके एड्रेस के लिए जो रिकॉर्ड लिए रहते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग के बाद जब तक बिजनेस रिलेशनशिप है तब तक तो हम उसको प्रिजर्व करके रखते ही हैं। अगर कस्टमर खाता बंद करा लेता है, यानी जो बिजनेस रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी 5 साल तक हमको वह रिकॉर्ड जो आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है या एड्रेस से संबंधित है उसको हमको प्रिजर्व करके रखना होता है। FIU IND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया वाज सेटअप बाय GOI इन 2004। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2004 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को सेटअप किया गया था एज द सेंट्रल नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नोडल एजेंसी के रूप में इसका सेटअप किया गया था, जिसका काम होगा कोई भी इंफॉर्मेशन जो सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित है उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, यही FIU IND का काम होता है। The FIU IND is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, investigation, enforcement agency in pursuing the global efforts against the money laundering and related crimes। जो वैश्विक प्रयास है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और उससे रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए, उसमें FIU जो है IND जो है कोऑर्डिनेट करता है, नेशनल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को जो है मदद करता है, उनके एफर्ट को और मजबूत बनाता है। It may be noted that FIU IND is not a regulatory authority। FIU IND जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होता है। Its prime responsibility is to gather and share financial intelligence in close cooperation with the regulatory authorities including RBI, SEBI and IRDA। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना, शेयर करना, इसका प्राइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
यह जो है, या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई, सेबी, इरडा, इनके साथ यह मिलकर यह काम करता है। FIUIND यह काम जो है इनके साथ मिलकर करता है। द FIUIND रिपोर्ट्स टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। FIUIND जो है यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हेड किया जाता है उसको रिपोर्ट करता है। देखिए, बैंक एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंक एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स टू FIUIND। बैंक को जो है FIUIND को कुछ रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट करने होते हैं। जैसे पहला रिपोर्ट आता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, CTR, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द वैल्यू मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी। यानी वैसे कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर हो वह, या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन integrally connected to each other or where such series of transaction have taken place within a month, या कोई सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटेग्रली कनेक्टेड है और एक महीने में किया गया, अगर उसका वैल्यू भी 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है फॉरेन करेंसी में या इंडियन रुपी में, अगर उसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो इसका रिपोर्ट जो है हमको FIUIND में करना पड़ता है। मंथली बेसिस पर इन सारे ट्रांजेक्शन्स का रिपोर्ट करना होता है। सक्सीडिंग मंथ के 15 तारीख तक ये हमको रिपोर्ट कर देना होता है। फॉर एग्जांपल जनवरी का अगर ट्रांजेक्शन है तो फरवरी 15 तक जो है हमको यह रिपोर्ट जो है भेज देना होता है, जो भी 10 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन है। उसी प्रकार से काउंटर फेट करेंसी रिपोर्ट्स, ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्ड और काउंटर फेट करेंसी नोट्स हैव टेकन प्लेस फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन। तो जितना भी कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें फोर्ड नोट या काउंटर फेट करेंसी नोट आया है उसका भी मंथली हमको FIUIND को जो है रिपोर्ट देना होता है। यह भी जो है 15th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, NTR, ऑल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग रिसिप्ट फ्रॉम NPOs मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। अगर किसी NPO के द्वारा अगर 10 लाख से ऊपर या उससे इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई NPO आता है तो उसका भी हमको FIUIND को रिपोर्ट करना होता है मंथली 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। उसी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, CBWTR, यह भी अगर इसका वैल्यू ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, जितने भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर हैं जिसका वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है उसका भी मंथली रिपोर्ट FIUIND को हमको भेजना होता है। यह 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ में हमको भेजना होता है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, एनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वेदर मेड और नॉट कैश इन कैश, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वह अगर हुआ है, वह ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं भी होता है लेकिन आपको लगता है कि नहीं यह आदमी जो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन करने वाला था, तो जब भी जरूरत हो एज एंड व्हेन डिटेक्टेड इसको रिपोर्ट करना होता है। कब? तो डिटेक्शन से 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है उस ट्रांजेक्शन को हमको FIUIND को जो है रिपोर्ट करना होता है। अब देखिए जितना भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, CTR हुआ, काउंटर फेट करेंसी नोट हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर रिपोर्ट हुआ, क्रॉस बॉर्डर है, यह सब 15 तक जो है हमको सबमिट करना होता है सक्सीडिंग मंथ में। लेकिन एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है यह एकमात्र रिपोर्ट है जो 7 दिन के जब भी डिटेक्ट किया जाएगा उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर में हमको FIUIND को रिपोर्ट करना होता है। अब याद कैसे करेंगे? तो बाकी तो CC से है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में S है तो S और 7 में भी S होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि यही एक ट्रांजेक्शन है जो 7 वर्किंग डे के अंदर में हमको रिपोर्ट करना होता है। बाकी सक्सीडिंग मंथ के 15 तारीख तक हमको रिपोर्ट करना होता है। अमाउंट भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में कोई अमाउंट होता नहीं है, या कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपको सस्पिशियस लगता है उसको हम FIUIND को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन और जितना भी ट्रांजेक्शन है वह सब 10 लाख है, एक सिर्फ क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर को छोड़ के। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर का याद रखिएगा कि 5 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है तो ही हमको इसको रिपोर्ट करना होता है। बाकी जितने भी है 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है तो हमको रिपोर्ट करना होता है।
As per provision of PML Act, any deficiency in filing the mandatory reports by reporting entities will attract minimum penalty of 10,000 which may go up to 1 लाख पर इंस्टांस पर डे। PMLA एक्ट के प्रोविजन के अनुसार अगर ये जो मैंडेटरी रिपोर्ट जो पीछे बताया गया है इसमें फाइल करने में कोई भी डिफिशियंसी पाया जाता है तो पेनाल्टी है 10,000 का। मिनिमम पेनाल्टी 10,000 का है, मैक्सिमम 1 लाख का पेनाल्टी है पर इंस्टांस पर डे। प्रत्येक केस में प्रत्येक दिन या 1 लाख रुपये तक का मैक्सिमम, मिनिमम 10,000 रुपये तक का जो है पेनाल्टी है। टाइप्स ऑफ STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के टाइप कौन से होते हैं? एक सिस्टम जनरेटेड STR होता है, एक सब्जेक्टिव STR होता है। सिस्टम जनरेटेड STR और सब्जेक्टिव STR। देखिए सिस्टम जनरेटेड STR क्या, हर बैंक जैसे हमारा स्टेट बैंक है तो इसमें भी जो है KYC सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के लिए या जो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो जो सॉफ्टवेयर अपने से जो फिल्टर करता है जो भी ट्रांजेक्शन, या तो हो जाता है रिपोर्ट करने के लिए या तो हो जाता है सिस्टम जनरेटेड, और एक होता है सब्जेक्टिव STR जो स्टाफ रिपोर्ट करता है। यानी कोई ट्रांजेक्शन आया वह सिस्टम भले लिया या नहीं लिया लेकिन स्टाफ को लगता है कि नहीं ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो वह जो STR फाइल किया जाता है वह सब्जेक्टिव STR है। यानी स्टाफ के द्वारा जो फाइल किया गया STR है वह सब्जेक्टिव STR होता है। उसी प्रकार से एक होता है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। TBML इज ए प्रोसेस of disguising the proceeds of crime and moving value using trade transaction to legitimize the illicit origin। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, ट्रेड ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है इलीगल मनी को लीगलाइज करने के लिए। यानी जो गंदा मनी है उसको क्लीन मनी में बनाने के लिए ट्रेड ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है। यही TBML है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी म्यूल्स क्या होता है? देखिए TBML में एक्चुअली होता है क्या है कि पैसा है, क्राइम से प्रोसीड कमाया गया पैसा है तो उसका उपयोग किया जाएगा। सामान मंगाया जाएगा, जैसे बाहर से फॉरेन से कोई सामान आ रहा है, मंगाया जाएगा 10,000 का और बाहर जो है 10,000 के बदले जो है 50,000 भेजा जाएगा। यानी बाकी का ऊपर का जो 40,000 रुपया हुआ यह जो है 10,000 का सामान मंगा के आप 50,000 दे रहे हैं, यानी बाकी का 40,000 को आप एक नंबर कर रहे हैं। तो यही TBML होता है, ट्रेड ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए। मनी म्यूल्स आर द पर्सन्स हु अलाउ देयर अकाउंट टू बी यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी म्यूल्स वो आदमी होते हैं जो अपने अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए यूज होने देते हैं। वह नोइंगली भी हो सकता है, अननोइंगली भी हो सकता है। अब देखिए जो बैंक में KYC हम करते हैं उसका कंपोनेंट्स देख लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ KYC पॉलिसीज, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, यह होता है कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर, कस्टमर जब आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर होता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट होता है, कस्टमर का रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। फिर वो जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको मॉनिटर करते हैं, यानी मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यह कंपोनेंट्स ऑफ KYC होता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, कोई भी अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? तो फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन पर्सन के लिए फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ ID का प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन या फॉर्म 60। अगर यह 4 डॉक्यूमेंट है तो हम उसका अकाउंट खोल देंगे। OVD, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ ID। प्रूफ ऑफ ID के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? तो पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। अब देखिए आधार नंबर नहीं, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था आधार नंबर के बारे में, उसके जब आया था तो उस समय आधार नंबर को हटा के प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, यह जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के श्रेणी में लाया गया था। वोटर ID, जॉब कार्ड नरेगा के द्वारा अगर इशू किया गया है, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अगर के द्वारा कोई अगर लेटर इशू किया गया जिसमें नाम और एड्रेस है, तो यह सारे जो है OVD हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। इसका उपयोग हम अकाउंट खोलने में कर सकते हैं। OVD फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस सेम होता है जो पीछे बताए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। यही जो है एड्रेस के लिए भी जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा आता है डिम्ड OVD। डिम्ड OVD इन केस ऑफ OVD फर्निश्ड बाय द कस्टमर डज नॉट हैव अपडेटेड एड्रेस। अब डिम्ड OVD क्या होता है? जैसे कि आइडेंटिफिकेशन तो हो गया OVD से, अब एड्रेस जो है पता है कि कस्टमर जहाँ रहता है उसके इतर कोई एड्रेस जो है OVD में दिया हुआ है, लेकिन कस्टमर को वर्तमान एड्रेस डालना है। तो इस केस में डिम्ड OVD हम कौन कौन सा लेते हैं? तो एक होता है यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 2 months ओल्ड ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर।
यूटिलिटी बिल जो 2 महीने से ज़्यादा का नहीं हो उसका उपयोग हम एड्रेस प्रूफ में डिम्ड ओबीडी के रूप में हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, इसका भी उपयोग ये भी डिम्ड ओबीडी है, एड्रेस प्रूफ के लिए हम कर सकते हैं। पेंशन ऑफ द फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का, तो उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या पब्लिक सेक्टर एंटिटी का अगर कोई पीपीओ है पेंशन का, तो उसका भी उपयोग जो है हम एड्रेस प्रूफ के लिए डिम्ड ओबीडी के रूप में कर सकते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया गया है एकोमोडेशन का, तो उसका उपयोग भी हम डिम्ड ओबीडी के रूप में कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। लेकिन द डिम्ड ओबीडी शुड बी इन नेम ऑफ द कस्टमर, जो डिम्ड ओबीडी होता है वह नाम पर होना चाहिए। द कस्टमर सेल सबमिट ओबीडी अमेंडेड विथ करेंट एड्रेस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द सबमिटिंग डिम्ड ओबीडी। अब डिम्ड ओबीडी से एड्रेस प्रूफ के रूप में खाता खुलवा लेता है, लेकिन कस्टमर को 3 महीने के अंदर ओबीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है जो ऊपर दिया गया वह प्रोवाइड करना पड़ेगा अपडेटेड एड्रेस के साथ। यानी कस्टमर आया, अपना ओबीडी आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया, एड्रेस के लिए डिम्ड ओबीडी दे दिया, खाता खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 महीने के अंदर इस ओबीडी में एड्रेस जो है चेंज करा के सबमिट करना होगा। स्मॉल अकाउंट सुटेबल फॉर पर्सन्स हु डू नॉट हैव प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आईडी। स्मॉल अकाउंट उनके लिए होता है जिसके पास कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस और आईडी नहीं होता है। वो ऐसा कस्टमर कोई है तो उसके लिए स्मॉल अकाउंट होता है। कंडीशन क्या है? मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट एट पॉइंट ऑफ टाइम 50,000 होता है। मैक्सिमम क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल इन मंथ, महीने में 10,000 से मैक्सिमम निकासी हो सकता है। फॉरेन रेमिटेंस जो है ऐसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता है। इसमें नोट देख लीजिए, स्मॉल अकाउंट किसी के पास प्रूफ ऑफ एड्रेस और आईडी नहीं है तो स्मॉल अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन प्रूफ ऑफ आईडी और एड्रेस टू बी सबमिटेड विद इन 12 months। लेकिन जब से खुलवाया उसके 12 महीने के भीतर उस आदमी को प्रूफ ऑफ आईडी और एड्रेस देना होता है। अगर नहीं देगा तो खाता बंद कर दिया जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, इफ केवाईसी डॉक्यूमेंट इज नॉट सबमिटेड विद इन 6 months ऑफ द डिमांड, केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा गया जिस समय उससे 6 महीने के अंदर अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया जाए तो पार्शियल फ्रीजिंग किया जाएगा। पार्शियल फ्रीजिंग का अर्थ होता है नो डेबिट शुड बी अलाउड, कोई डेबिट अलाउ नहीं किया जाएगा उस अकाउंट में। यह हो गया पार्शियल फ्रीजिंग। केवाईसी मांगे जाने के 6 महीने के भीतर अगर केवाईसी नहीं दिया जाता है तो पार्शियल फ्रीजिंग अकाउंट का किया जाएगा। इफ नॉट सबमिटेड इन फर्दर 6 months, अगर अगले और 6 month तक और नहीं केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा है तो कंप्लीट फ्रीजिंग किया जाएगा। यानी नो डेबिट अलाउड, नो क्रेडिट अलाउड, कंप्लीट फ्रीज कर दिया जाएगा। केवाईसी टू बी डन फॉर ऑल पर्पस ऑथराइज टू ऑपरेट द अकाउंट एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर। केवाईसी जो है जो भी अकाउंट ऑपरेट करेगा और जो बेनिफिशियल ओनर सबका किया जाना चाहिए। बट इन केस ऑफ एसएचजी केवाईसी ऑफ ओनली ऑफिस बियरर्स टू बी ऑब्टेन्ड। एसएचजी के अकाउंट के केस में सिर्फ ऑफिस बियरर का केवाईसी जो है हमको लेना होता है। अब जो भी हम अकाउंट खोलते हैं उसको 3 भागों में उसका रिस्क क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हाई रिस्क होता है, एक मीडियम रिस्क होता है, एक लो रिस्क होता है। या 3 भागों में हर अकाउंट को जो है हम इसको के रिस्क को कैटेगराइज करते हैं। अगर कोई अकाउंट हाई रिस्क है तो उसका केवाईसी प्रत्येक 2 साल पर करना होता है। अगर कोई अकाउंट अगर मीडियम रिस्क है तो उसका केवाईसी प्रत्येक 8 साल पर करना होता है। कोई अगर लो रिस्क है तो प्रत्येक 10 साल पर जो है उसका केवाईसी करना होता है। हाई रिस्क कस्टमर देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो नॉन रेजिडेंट का खाता है वो हाई रिस्क होता है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उसका कोई अकाउंट है तो ये हाई रिस्क अकाउंट होता है। ट्रस्ट सोसाइटी क्लब का अकाउंट है तो हाई रिस्क है। एनजीओ का अकाउंट है हाई रिस्क है। ज्वेलर्स है तो वह हाई रिस्क होता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का अकाउंट है, एचएनआई का अकाउंट है तो वो हाई रिस्क होता है। मीडियम रिस्क देखिए कौन कौन सा, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सबों का अगर खाता है तो यह मीडियम रिस्क होता है। लो रिस्क कौन होता है? जिसमें सबसे कम सैलरी पर्सन, पेंशनर्स, स्मॉल अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई, सीबीआई का, ईडा का अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इन सबों का जैसे कोई अकाउंट है तो यह सब लो रिस्क अकाउंट होता है। रिस्क क्लासिफिकेशन शुड बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 6 months। प्रत्येक 6 महीने पर जो है रिस्क क्लासिफिकेशन का रिव्यू किया जाना चाहिए। देखिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
यह एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना रिकमेंडेशन समय समय पर देता है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए या टेररिस्ट के फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। यह अपना समय समय पर रिकमेंडेशन देता है। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है कंट्री में केवाईसी पॉलिसीज़ वगैरह बनता है, ठीक है ना। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होता है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। यह क्या है, यह कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डिवाइड करता है। अभी आप सुने होंगे कि अभी यह फिलहाल में पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया था, FATF ने डाला था ग्रे लिस्ट में। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो FATF के रिकमेंडेशन को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में FATF ने डाला था। उसी प्रकार से एक फटका होता है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। यह इंडिया और USA के बीच में एक पैक्ट है, जिसमें USA कोई आदमी जिसका USA में भी प्रॉपर्टी है, उसके टैक्स कंप्लायंस के लिए यह एक्ट है फटका। हम अकाउंट खोलते हैं तो देखते होंगे फटका करते होंगे। अगर फटका नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, USA जो है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है वो सब डॉलर में होता है, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स डॉलर में होता है, तो USA जो है 30% का एक्स्ट्रा विथ होल्डिंग टैक्स लगाने लगता है। जो कंट्री फटका कंप्लायंस नहीं करती है उस पर 30% का विथ होल्डिंग टैक्स लगाने लगता है। तो इसलिए इस टैक्स से बचने के लिए फटका यह जो है पैक्ट जो है इंडिया और USA ने साइन किया है। उसी प्रकार से इसी तरीके का एक पैक्ट है CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, या इंडिया और अदर के बीच में है, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा गार्निसी और अटैचमेंट ऑर्डर पर होगा। थैंक यू।